मुंशी अयंगर फार्मूले के तहत हिंदी भाषा को देश की राजभाषा और अंग्रेजी को सहायक राजभाषा के रूप में स्थापित कर दिया गया। लेकिन भारत की भाषाई विविधता की पहचान और क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करने के लिए अनुच्छेद 351 के तहत कुछ भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा देने के लिए संविधान में एक नई 8वीं अनुसूची बनाई गई, जिसमें देश की 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। वर्तमान में इस 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। भारत की कुछ भाषाओं को 8वीं अनुसूची में समान रूप से अन्य भाषाओं के साथ रखने से उनकी प्राचीन भाषाई सांस्कृतिक प्रतिष्ठा कम हो रही थी। इसलिए भारत सरकार ने कुछ भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए 2004 में एक नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाएं को लाने का फैसला किया और इस क्रम में 2004 में ही सबसे पहल तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगले वर्ष 2005 में संस्कृत को भी यह दर्जा दे दिया गया। इसके बाद अन्य भाषाओं को भी यह दर्जा देने के लिए मांग उठने लगी। भविष्य में इसके प्रावधानों को लेकर कोई विवाद न हो, इसलिए 2006 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा देने के लिए मानदंड तय कर दिए। इस मानदंड के तहत शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए उस भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष से अधिक पुराना हो, वह भाषा प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का एक हिस्सा हो तथा जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत समझी जाती हो, उसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो तथा दूसरे भाषा भाषी समुदाय से उधार न ली गई हो। इस प्रकार मानदंड तय किए जाने के बाद 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। 2013 में मलयालम को तो 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार फरवरी 2021 तक कुल 6 भाषाएं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भारत की क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। ये सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में दिए गए 22 भाषाओं में भी सम्मिलित हैं। चलिए अब जानते हैं किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा घोषित होने के बाद क्या लाभ मिलता है। शास्त्रीय भाषा घोषित होने के बाद उस भाषा के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, जहां उस भाषा की पढ़ाई होती है और इसके अलावा गणमान्य विद्वानों को 2 बड़े पुरस्कार दिए जाने का रास्ता तैयार हो जाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जा सकता है कि वह कम से कम शुरुआत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में पेशेवर पीठ स्थापित करे, जिन पर उक्त भाषा के गणमान्य विद्वान स्थापित हों। तो ये रहा भारत की शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।